दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म संप्रदाय को दूर रखा जाना चाहिए। उनके इसी वक्तव्य पर राजरत्न अंबेडकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे आदित्य ठाकरे के इस स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं। हालांकि ये नियम सिर्फ हिजाब तक सीमित न रहकर सभी धर्मों पर लागू हो। स्कूलों और विद्यालयों से देवी सरस्वती और देवी दुर्गा की तस्वीरों को हटाया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। कर्नाटक में चल रहे हिजाब के हिंसा को आप सभी लोगों ने देखा है। ये प्रकरण न्याय प्रविष्ट होने के कारण, कोर्ट में ये मामला होने के कारण मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इनके बेटे ने, हालांकि वो भी एक प्रोटोकॉल पर है, मिनिस्ट्री में है, मिनिस्टर है, लेकिन मैं उनका उल्लेख महाराष्ट्र के सीएम का बेटा यही करना चाहता हूं क्योंकि उसके अलावा एज ए मिनिस्टर उनकी कोई पहचान नहीं है। आदित्य ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा है कि स्कूल ये सिर्फ पढ़ाई करने के लिए होती है, वहां पर धर्म और राजनीति ना लाई जाए। मैं मिस्टर आदित्य ठाकरे का इस बयान का स्वागत करता हूं और ये उनको कहना चाहता हूं कि ये नियम सिर्फ हिजाब तक ना रखे। जितने भी स्कूल पूरे भारत भर में है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत भर में जितने भी स्कूल है, जितने भी कॉलेजेस है, उन सभी स्कूलों में से, सभी विद्यार्जन करने वाले प्लेसेस, ठिकानों में से मैडम सरस्वती, मैडम दुर्गा, इनकी जितने भी मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, ये हटवाई जाए। सुबह सुबह हमारे बच्चे, चाहे वो जूनियर केजी का हो, सीनियर केजी का हो, या 10th का हो या 12th का हो, उसे सुबह सुबह खड़ा करके गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रार्थना करवाई जाती है। ये प्रार्थनाएं सभी स्कूलों में से, सभी कॉलेजेस में से, सभी प्री स्कूलों में से तुरंत हटवाई जाए, तुरंत बंद किया जाए। ये नियम सिर्फ हिजाब तक ही मर्यादित। आपको अगर मुसलमान इन सारे जो काल्पनिक देवी देवता हमारे ऊपर विद्या के देवी देवता के तौर पर बिठाए हुए हैं, इनको भी हटाना होगा। अगर विद्यार्जन करने वाले कोई इस देश में सही में व्यक्ति है तो वो माता सावित्री माई है, उनके प्रतिमाएं लगाए, उनकी मूर्तियां बिठाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह हमारे बच्चों को मैडम दुर्गा की आरती जो हम लोग देखते हैं, वो आरती हमारे बच्चों से पढ़वाई जाती है। नेशनल एंथम को भी पीछे छोड़कर इसे नेशनल एंथम के तौर पर, वंदे मातरम के तौर पर दुर्गा की आरतियां हमारे बच्चों को पढ़वाई जाती है। ये बंद किया जाए। हिजाब अगर गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, अगर वो स्कूल में नहीं चलता तो ये सारी बातें भी स्कूल में नहीं चलनी चाहिए। यही मेरी मांग है और इसके लिए मैं चाहता हूं कि देश भर के सभी लोगों ने ये मांग करनी चाहिए कि सिर्फ हिजाब ही नहीं, नॉट ओनली हिजाब, बल्कि ये जो 33 करोड़ देवी देवताएं जो हमारी किताबों में घुसाई गई है, आज भी हमारे पाठ्य पुस्तकों में ग से गणपति आता है। आज भी हमारे स्कूलों में प्रवेश करते ही किसी सरस्वती को हमारे सर पर बिठाया गया है। ये सारी बातों को स्कूलों में से, कॉलेजेस में से निकाला जाए। सिर्फ हिजाब सिलेबस से, स्कूलों के व्यवस्थाओं से हटाया जाए। यही मेरी मांग आदित्य ठाकरे को होगी, कर्नाटक सरकार को होगी। केरल सरकार ने भी इसमें ये नियम बनाने का काम शुरू किया है, तो मैं कम्युनिस्टों के केरल सरकार से भी ये मांग करूंगा, सिर्फ हिजाब ही नहीं, ये सारी प्रथाएं भी स्कूलों में से और कॉलेज में से बंद होनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।
महाराष्ट्र स्थित हिंगनघाट के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के आरोपी को अब उम्र कैद की सजा हो गई है। इसकी जानकारी खुद सरकारी वकील उज्जवल निकम ने दी है। बता दें कि 2 साल पहले अंकिता नाम की एक युवती को हिंगनघाट स्थित लोगों की चहल पहल भरे चौक में उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आरोपी विकी नगरारे ने आग लगा दी थी, जिसके बाद उसे नागपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो कई महीनों तक मौत से लड़ रही थी और आखिरकार अंकिता की मौत हो गई। इसी संदर्भ में आज न्यायालय में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालयाने आरोपी विकेश नगराळे याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलेली आहे आणि यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे विकेशला दिनांक 3 फेब्रुवारी 2019 ला अटक करण्यात आली होती, परंतु हा 2 वर्षाचा कालावधी याला शिक्षेत सूट मिळणार नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जन्मठेप म्हणजे मरेपर्यंत जन्मठेप असा होत असल्यामुळे आणि आरोपी विकेश नगराळे याचं क्रौर्य व क्रूरता पाहून न्यायालयाने त्याला जरी 3/2 पासून अटक करण्यात आलेली 3/2019 पासून, तरी हा पिरियड मधून या शिक्षेत त्याला गणला जाणार नाही। तर आज मयत अंकिता हिला बरोबर जाऊन 2 वर्ष झालेली आहेत आणि आजपासून त्याला ही जन्मठेपेची शिक्षा, कायद्याच्या भाषेत मरेपर्यंत जन्मठेप असा होतो आणि 5,000 रुपयाचा दंड। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की पोल खोलेगी। कांग्रेस विधायक जन सरोकार से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा के लिए प्रस्ताव देंगे। हुड्डा आज चंडीगढ़ आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, फसली मुआवजा, जल भराव, बुजुर्गों की पेंशन कटौती, बढ़ते अपराध, नशे, अवैध खनन, घोटाले, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की खस्ता हालत समेत जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी विधायकों ने अपने अपने हलकों में समस्याओं को विधानसभा में उठाने की बात कही। जो आज परिस्थिति है हरियाणा में, वो बहुत ही गंभीर रूप लेती जा रही है। चाहे वो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है, हर उस पे सरकार जो है पूरी तरह विफल हुई है और लोगों की परेशानी पड़ रही। हर वर्ग जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन हमने तैयार किया कि ये जो बेमौसमी बारिश हो रही है, पीछे खरीफ भी खराब हुई और रबी का तो अभी इन्होंने पूरी गिरदावरी भी नहीं करी है। खरीफ का इन्होंने असेसमेंट, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक तरह से गिरदावरी नहीं। इन्होंने असेसमेंट किया कि 550 करोड़ रुपए का असेसमेंट किया किसान को जाएगा। ये मैं खरीफ फसल की बात कह रहा हूँ और किसी भी किसान को अभी कुछ नहीं मिला है, कोई कंपनसेशन नहीं दिया है और रबी और उनकी खराब हो रही है। रबी में भी अब बेमौसमी बारिश हुई ना, तो निकासी का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कदम उठाए गए हैं। ये बहुतों की तो रबी की मतलब बिजाई भी नहीं हुई, यहाँ इतना काम खराब है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने बुधवार को दावा किया कि भगवा झंडा भविष्य में कभी राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि तिरंगा अभी राष्ट्रीय ध्वज है और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान के बाद क्या कर्नाटक के तिरंगे की जगह फहराया गया भगवा सही कार्य था, ये मुद्दा चर्चा का विषय है। ईश्वरप्पा ने कहा कि सैकड़ों साल पहले रामचंद्र और मारुति के रथों पर भगवा झंडे थे। क्या तब हमारे देश में तिरंगा झंडा था? अब तिरंगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में निर्धारित है। इस देश का भोजन ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसका सम्मान करना चाहिए। इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। पत्रकारों के एक सवाल पर क्या लाल किले पर भगवा झंडा फहराया जा सकता है, इस पर उन्होंने कहा आज नहीं, भविष्य में किसी दिन। उन्होंने कहा
इसके साथ ही देश में आज हिंदू विचार और हिंदुत्व की चर्चा हो रही है। एक समय लोग हंसते थे जब हम कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। क्या हम इसे अभी नहीं बना रहे हैं? इसी प्रकार भविष्य में किसी समय 100 या 200 अथवा 500 वर्षों के बाद भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। यूपी चुनाव में पहले चरण की वोटिंग शुरू थी, जहां पर सुबह सुबह ही लोगों का तांता लग गया था। हालांकि वक्त पर पता चलता है कि ईवीएम तो खराब है, लिहाजा उसी समय उसे सुधारने या बदलने की तैयारी की जाती है। और ये अगर किसी एक जगह होता तो मान भी लेते कि ईवीएम खराब है, लेकिन ये सिर्फ एक नहीं तो कई जगह हुआ है। मुजफ्फरनगर में स्थित पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन के खराब होने की वजह से मतदाताओं को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। मेरठ के सिवाल खास के सिसोला खुर्द गांव में भी ईवीएम मशीन खराब हो गई है। अलीगढ़ जिले की चर्रा विधानसभा 74 के बूथ नंबर 62 पर बार बार ईवीएम खराब होने की शिकायत आ रही थी। इसके साथ ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें एक विकलांग का ये कहना है कि हमें साइकिल पर वोट डालना था, अधिकारियों ने फूल पर चढ़वा दिया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में 623 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 2.27 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में अब अगर पक्षपाती और धांधली के मामले सामने आते रहे तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा करना आम जनमानस के लिए काफी मुश्किल होगा। आज की प्राइम टाइम खबरों में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को।